सरकारों की क्या साहब बताओ, आज कैसे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो चाहे हमारी प्रांत की सरकार हो, केंद्र की सरकार ने लगभग 8.5 साल पूरे किए हैं। आज हमारा विषय हरियाणा सरकार के 8 साल पूरे होने पे हरियाणा सरकार ने बेशुमार उपलब्धियां हासिल की हैं और मैं समझता हूं कि इन उपलब्धियों का बखान करने में, सच्चाई को जनता तक पहुंचाने में मीडिया का भी अहम रोल है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो। मैं आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आपने ईमानदारी से जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए मैं पूरे मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बनी। कोई भी पार्टी जब चुनाव होते हैं, मंच पे खड़े होकर बड़ा बखान करते हैं कि हम व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे। जब से देश आजाद हुआ, लगातार कई बार कांग्रेस की सरकार बनी, सरकारें और भी बनी, हर व्यक्ति ने मंच पे खड़ा होकर, हर नेता ने एक बात कही कि हम व्यवस्था परिवर्तन का काम करेंगे, व्यवस्था सही नहीं चल रही। मगर सही मायने में अगर किसी ने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया तो मैं श्रेय मनोहर लाल जी को देना चाहूंगा। पिछले 8 साल में जो व्यवस्था का परिवर्तन हुआ वो आम जन के सामने है, मीडिया के सामने है कि हमारे प्रांत में आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बढ़िया है। अगर मैं पिछली सरकारों का जिक्र करूं तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी नहीं थी। आज मैं बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मनोहर सरकार की कि उन्होंने कानून व्यवस्था को जिस तरह से काबू किया, कानून व्यवस्था को सही ढंग से चलाया। इसी तरह से अगर मैं पारदर्शिता की बात करता हूं, आज मनोहर सरकार पूरी तरह से पारदर्शिता से काम कर रही है। अगर मैं जिक्र करता हूं नौकरियों के मामले में, तो पिछली सरकारों में आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार से नौकरियां मिलती थी। आज बिल्कुल पारदर्शिता से मेरिट के बेस पे जो व्यक्ति मेरिट में ऊपर है उसको घर बैठे नौकरी मिलती है, न कहीं सिफारिश करवाने की जरूरत है, नहीं तो खर्ची और पर्ची चला करती। आज खर्ची और पर्ची का सिस्टम बिल्कुल बंद हो गया है। ये मनोहर सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसकी आम जन सराहना कर रहा है और विशेष तौर पे आम जन को नौकरियां मिल रही हैं। और रात को गरीब आदमी का बच्चा जिसकी कोई पहचान नहीं होती, कोई पहुंच नहीं होती, सुबह उठता है तो उसके घर में चिट्ठी आई मिलती है कि तेरी नौकरी लग गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं मैं मनोहर सरकार की। इसी तरह से अगर हम किसान हित की बात करें, आज हरियाणा प्रांत में 14 फसलें एमएसपी रेट पे बिक रही हैं। किसान का इतना बड़ा फायदा हो रहा है। अगर हम हरियाणा भारतवर्ष के दूसरे प्रदेशों से तुलना करें तो 14 हमारी फसलें, हमारे किसान की 14 फसलें एमएसपी रेट पे बिक रही हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि आज हमारे किसान को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। इसी तरह सारा का सारा सिस्टम जो बना दिया, ऑनलाइन बना दिया। अगर हम पेंशन की बात करते हैं, बुढ़ापा पेंशन की, पिछली सरकारों में कोई एमसी के माध्यम से पेंशन बांटी जाती थी, कभी सरपंच के माध्यम से, कभी पंच के माध्यम से। हमारी सरकार ने, मनोहर सरकार ने ऐसा सिस्टम कर दिया कि जो पात्र हैं उनको घर बैठे कहीं आना जाना नहीं पड़ेगा, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। बड़ा रोड़ा हो रहा है, ये कहते हैं लोगों की कटगी, बहुत बुजुर्ग परेशान है। पीछे तो वो रोहतक में भी मैं सर्वेश जी आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। एक बार मेरी बात पूरी हो लेने दीजिए, आप उसके बाद जो पूछना चाहें मैं हर बात का जवाब दूंगा। सबका दोगे ना? सबका दूंगा जी। ठीक। तो मैं ये कह रहा था कि आज हमारे बुजुर्गों का जो सम्मान है वो घर बैठे उनको सम्मान मिल रहा है। उनको कहीं किसी बिचौलिए के पास जाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे किसानों को मुआवजा ऑनलाइन मिल रहा है। वो पोर्टल पे अपना नुकसान डालते हैं कि मेरी फसल नुकसान हो गई, उसका पोर्टल पे डालने से ही, ऑनलाइन डालने से ही उसका इंस्पेक्शन के लिए अधिकारी आ जाते हैं और उसका मुआवजा उसके घर पहुंच जाता है। मतलब एक एक बात ऐसी पारदर्शिता से की जा रही है। मैं समझता हूं कि आज से पहले किसी सरकार की ऐसी सोच नहीं रही थी जो सोच मनोहर लाल जी की है। और मैं धन्यवाद करता हूं कि मनोहर लाल जी ने इतने अच्छे कार्य किए हैं, इतनी उपलब्धियां हासिल की हैं, इसके लिए वाकई वो धन्यवाद के पात्र हैं।
और मैं धन्यवाद करता हूं सोशल मीडिया का भी, प्रिंट मीडिया का भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी। जैसा कि मैंने पहले कहा कि कोई भी कार्य जो सरकार करती है उसको जनता तक पहुंचाने का जो काम है वो मीडिया करता है, और आप बड़े अच्छे ढंग से अपनी दायित्व निभा रहे हैं, इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं। अगर अब आप कोई सवाल पूछना चाहें। पेंशन की बात साहब अभी कर रहे थे कि पेंशन में बड़ा लोगों को फायदा हुआ, आपने उपलब्धि भी गिनवाई, लेकिन बुजुर्गों की पेंशन बहुत कटी है, जो जिंदा है उनको मरा हुआ दिखा दिया गया, और इस तरह की गड़बड़ियां बहुत हो रही है। तो बुजुर्गों को समझ में नहीं आ रहा। ये मुद्दा इस वक्त आदमपुर चुनाव में भी उठा हुआ है कि बीजेपी सरकार ने पेंशन लोगों की काट दी, लोग जिंदा है उनको मरा हुआ दिखाया जा रहा है, और प्रदर्शन भी बहुत हुए, चंडीगढ़ हुए, रोहतक हुए। सर्वेश जी, ऐसे केस आपको याद होगा कि पिछले दिनों रोहतक में माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक केस आया था। बिल्कुल जी, नवीन जी इन्होंने कहा था कि लारा फूफा जिंदा है, उसके बाद में ये मुद्दा हुआ था, और उसके बाद स्पेशल आदेश दे दिए गए सरकार की तरफ से, ऐसा कोई भी जो व्यक्ति जिंदा हो, उसकी पेंशन कटी हुई हो, वो अपनी कंप्लेंट कर सकता है दफ्तर में जाके, उसकी फौरी तौर पे पेंशन बनाई जाएगी, और ये प्रक्रिया चालू हो चुकी है। निकट भविष्य में अब ऐसी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। सर एक मेरा प्रश्न, 8 साल के दौरान, खासकर इस 3 साल के दौरान 7 पेपर लीक हुए। एचपीएससी का सेक्रेटरी बिहाइंड द बार है, सलाखों के पीछे है। अपने शहर का ईओ बिहाइंड द बार रह गया है, जेई बिहाइंड द बार रहा है। करप्शन के इतने मामले आए, 7 पेपर लीक होना, 98,000 भर्तियां की आप बात करते हैं, 7 पेपर लीक हो गए, और उसकी प्रक्रिया फिर दोबारा करना, वो सारा पेंडुलम हो रहा है। 66,000 रुपया, तो 66,000 करोड़ रुपया कर्जा छोड़ के गई थी कांग्रेस सरकार। अब 3.5 लाख करोड़ रुपया कर्जा है सरकार के ऊपर, और क्या क्या बना दिया इंफ्रास्ट्रक्चर। जरा बताइए, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी है, कितने मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, और कितना क्या है। NH1 की भी बात करेंगे आप। ऐसा है कि किसी सरकार की भी उपलब्धि उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत डिपेंड करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया होगा तो नो डाउट उसकी उपलब्धियां नजर आएंगी। और आपने जहां तक बात कही कि पेपर लीक हुए, पकड़े गए, पकड़े किसने? सरकार की बदनीति होती। पहले आप राजीव जी मेरी बात नोट कीजिए, पहले पेपर सरकार लीक आउट करवाती थी, आज सरकार पकड़ने का काम करती है। जो पिछली सरकारों ने जो काम किया, जो लोगों को गंदे खून मुंह लगे हुए थे, उनको रोकने का प्रयास इस सरकार ने किया। जितने भी पर्चे पकड़े इस सरकार ने पकड़े। सरकार की नीयत यही है कि मेरिट के हिसाब से नौकरी लगे, और जो लोगों ने, जिन लोगों ने ये शरारत की, उन लोगों को बाकायदा अरेस्ट किया गया, उनको सजा दिलवाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि आज हमारे पास इतना बजट है, आज हर क्षेत्र में हम उन्नति कर रहे हैं। आप हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं, जहां यूनिवर्सिटी की कमी है वहां यूनिवर्सिटी खोली जा रही है। हर जिले में मेडिकल कॉलेज, आप जिला बताइए कौन सा मेडिकल कॉलेज, कौन से जिले में मेडिकल। मैं बताता हूँ बेटा साहब, हाँ जी, हरियाणा में 6 मेडिकल कॉलेज है सरकारी, सिर्फ 6, एक सेमी गवर्नमेंट है जो अग्रवा का है, उसके अलावा सिर्फ 6 मेडिकल कॉलेज है। जिले तो 22 है सर। नहीं, 22 के 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलना सरकार का लक्ष्य है। एक ही दिन में तो सारे मेडिकल कॉलेज नहीं खोले जा सकते। अभी पिछले दिनों फतेहाबाद में, शायद आपने सुना होगा कि फतेहाबाद में मेडिकल कॉलेज अनाउंस किया है, सेशन में अनाउंस किया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। इसी तरह से मेवात में मेडिकल कॉलेज खोला है, जींद में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है। सरकार का एक लक्ष्य है कि 22 के 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोला जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने से आपको कितनी तरक्की मिलेगी, आपके प्रदेश में कितने डॉक्टर आएंगे, और किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, और लोगों को एक हेल्थ के मामले में बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी। तो सरकार की नीयत यह है कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाए, जहां यूनिवर्सिटी की कमी है वहां यूनिवर्सिटी खोली जाए, किसी चीज की कोई कमी ना रहे, ऐसी सरकार की मंशा है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है सर, खोले जाएंगे, खोले गए हैं कहा, मुझे नू तो बता दीजिए। राजीव जी, आज बिल्डिंग्स बन रही हैं जो पिछली सरकार छोड़ के गई थी। मेडिकल कॉलेज सिर्फ अनाउंस करके गई थी, उनकी बिल्डिंग बन रही है। आप जींद में जाके देखिए, आप भिवानी में यूनिवर्सिटी बन रही है, आपकी जो हिसार में यूनिवर्सिटी नई बन रही है, आपके जींद में जो रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो सिर्फ नींव रख के गए थे, वो इस सरकार ने बनाने का काम किया है। तो हर जगह यूनिवर्सिटी भी बन रही है, हर जगह मेडिकल कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। तो सरकार की एक नीयत है
कि इस हरियाणा प्रदेश की जनता को ज्यादा से ज्यादा हर क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे वो हेल्थ का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पूरी की पूरी सुविधा दी जाए। सर, हांसी जिला कब बनेगा पहले वो बताइए कि भी बार बार आपने इलेक्शन में पूरा इलेक्शन गांव आ रहा कि भी हांसी जिला बनेगा, 75 पार 40 पे आटे, जिसमें आप बाई चांस आप हैं उसमें। राजीव जी, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं जिला बना के दूंगा। मैं ये कहा था मेरे प्रयास रहेंगे और मैं प्रयासरत हूं। था, स्लोगन था। मैं नहीं, मेरा स्लोगन नहीं था। मेरा प्रयास था और प्रयास में मेरे आज भी कोई कमी नहीं है। हर विधानसभा में जब भी सेशन बैठता है, आप मेरी स्पीच सुनते हैं, मैं हर बार जिले की मांग उठाता हूं। आज भी मैं यही कह रहा हूं, आपके माध्यम से हांसी की जनता को बताना चाहता हूं कि मैं जरूर जिला बनवाऊंगा, जिला बनवा के ही कोई न कोई बात आपको बता रही है, फिर वो आप जिला बनेगा कि नहीं बनेगा, इसी को अंदर खत्ते। देखिए, ऐसा है, जिला अब तक बन जाता, हमारे को, इस देश को, प्रदेश को, पूरे संसार को कोरोना ने ऐसी लपेट में मारा कि जिससे हम पूरा प्रदेश एक बार तरक्की के रास्ते से भटक गया, तरक्की नहीं हो पाई। तो मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में मैं जिस वक्त चरखी दादरी बना दी, उस वक्त मुझे याद है जब ये 3 जगहों के नाम थे, गोवाना भी था, हांसी भी था, दादरी था, लेकिन कहते पॉलिटिकली कोई गड़बड़ी होगी उसमें कोई। देखिए, जब इलेक्शन आपके सिर पे जहाँ की कंपेन में आप करवाने जा रहे हैं, वहां भी नेक टू नेक सर्वे जी बता रहे थे कि फाइट टू नेक है, इतना क्लियर नहीं है, अप्रेंट क्लियर कि भी लिया भगवे की झोली में वोट डाल दिए, 35,000 नौकरी उनके दादा परदादा ने दिवा दी थी लोगों को। ऐसा राजीव जी, आपने कहा कि 2 बाई इलेक्शन लूज किए, वो दोनों की दोनों सीटें कांग्रेस के, एक कांग्रेस के पास थी, एक इंडियन नेशनल लोकदल के पास थी। हमारा मार्जिन कम हुआ, पहले से हम कम वोटों से हारे। क्यों नहीं जीतना, देखिए जीतना ना जीतना तो एक अलग बात है, मगर आप ये देखिए कि जब जनरल इलेक्शन हुआ, जनरल इलेक्शन के बाद हमें परसेंटेज ऑफ वोट भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा मिली, चाहे हम बड़ौदा की बात करें और चाहे हम एलनाबाद की बात करें। जब परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ा है, इसका मतलब जनता ने हमारे कार्यों के ऊपर मोहर लगाई है। 70 से 40 पे टिके नहीं, पूरा प्रदेश गंदगी से अटा पड़ा है। एक इसी में सवाल पिछली बार कुलदीप बिश्नोई 29,000 की लीड से जीत के आए थे जी कांग्रेस की टिकट पे। अगर 29,000 से फालतू जीतते तो लोग कहते भी मान लेंगे कि बीजेपी साथ आ गई तो उसमें ग्राफ बढ़ गया। अगर आप मानते कि 29,000 से कम की लीड रहेगी तो कहीं ना कहीं बीजेपी में कमी रही है। देखिए, आज आप ये समझिए कि इतने टफ कंपटीशन जिसका आप बता रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ये कह रहे हैं 29,000 से ज्यादा ही जीतेगा, 29,000 से कम नहीं जीतेगा। मान लेते हैं 29,000 जीतते हैं तो ये मान लेंगे कि बीजेपी में कमियां रही कहीं ना कहीं। नहीं, बीजेपी में कमियां क्यों रही हैं? बीजेपी तो पहली बार चुनाव कुलदीप बिश्नोई लड़ रहे हैं, बीजेपी से तो हम नहीं कहते कमियां रही, बीजेपी के कारण ही तो जीतेंगे। बीजेपी की टिकट पे चुनाव जीतेंगे, पहले कांग्रेस की टिकट पे चुनाव जीते थे। अगर बीजेपी में कमियां होंगी तो कमियां मान सकते हैं कि अगर हम वहां से इलेक्शन लूज करते हैं, अगर हम इलेक्शन जीतते हैं तो फिर बीजेपी में कमियां कहां हैं? फिर तो बीजेपी के कामों पे जनता मोहर लगा रही है। स्ट्रेंथ तो बढ़नी चाहिए ना जी। कुलदीप बिश्नोई का अपना वोट बैंक कहते हैं हमारा गढ़ है। नहीं, एक जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में बड़ा फर्क होता है। जनरल इलेक्शन और बाई इलेक्शन में फर्क होता है। मैं तो मानता हूं कि पहले से ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे, मगर कोई ये नहीं है कि फिर बीजेपी ने कुछ कमियां मिल गई बीजेपी में। 2024 पे कोई आपको लगता है इससे फर्क पड़ेगा इस चुनाव के नतीजों से? डेफिनेट, अगर यहां से जो कांग्रेस की सीट थी, ये कांग्रेस की सीट बीजेपी ले लेती है तो निश्चित तौर पे इसका मतलब बदलाव है कि पहले इलाके में जहां भी कांग्रेस की सीटें आई वहां सारी बीजेपी सीटें जीतेगी। निश्चित तौर पे 2024 की सरकार बीजेपी की बनेगी। तो इसलिए तो नहीं लेके आए उसको बीजेपी में। चलो एक थोड़ा सा मिसाल पेश करते नहीं, चलो वो तो जो जिसलिए आए हैं आप सबको पता है कि वो नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास रख के और मनोहर सरकार के कार्यों से खुश होकर के उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। नहीं तो आज के दिन मेंबर पंचायत कोई नहीं छोड़ता, एमएलए शिप छोड़ना बहुत बड़ी बात है। अंतिम प्रश्न है मेरा, फिर गंगवाले जी पूछ लेंगे। क्या इतिहास में, धार्मिक कभी इतिहास में, राजनीतिक इतिहास के अंदर कभी दीपावली या अन्य फेस्टिवल कूड़े के ढेर पे मने हैं क्या, सेलिब्रेट हुए? देखिए, ये मैं समझता हूं कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं इनकी जिद है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हड़ताल करने का भी, अगर आपकी कोई मांगे हैं, आप सरकार के सामने रखना चाहते हैं तो ये समय अच्छा नहीं था।
ये उनको सोचना चाहिए था, उनको भी सोचना चाहिए था, और सरकार ने बाकायदा उनके साथ बात की है, मगर वो अपनी जिद पे अड़े हुए हैं। मैं समझता हूं कि दिवाली त्योहार हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा त्योहार है, और हम साल में एक बार जरूर अपने घर में सफेदी करवा, रंग रोगन करवा, घर को साफ सुथरा बनाने का प्रयास करते हैं। नहीं, एक आदमी अपनी जिद पे अटक जाए कि मैंने तो ये मनवाना ही मनवाना है, तो ये तो फिर जिद नहीं होनी चाहिए। अगर आपने कोई जिद करनी भी है तो दिवाली का कौन सा मौका देखा, ये तो इसका मतलब आप नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं। तो सरकार फिर भी प्रयासरत है, पहले कर लिया। सरकार प्रयासरत है, जल्दी ही मीटिंग करके। शहर की उपलब्धि बता दीजिए हमें, सरकार की तो उपलब्धि बता दी, 8 साल में शहर में क्या विकास हुए, कैसे कैसे विकास हुए और आगे क्या रहेगा। देखिए, मैं 3 साल की उपलब्धियां बता सकता हूं। हाँ जी, 5 साल पीछे मैं विधायक नहीं था, और जब विधायक नहीं होता, विधानसभा में कोई आवाज उठाने वाला नहीं होता, तो निश्चित तौर पे सरकार का ध्यान उस तरफ कम जाता है, क्योंकि एमएलए का काम है वो यहां की जो कमियां हैं वो सरकार तक पहुंचाए, और सरकार फिर उस पर काम करती है। तो मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल यहां सरकार का विधायक नहीं था, तो इसलिए कुछ कमियां रह सकती हैं, मगर इन 3 सालों में हमने कोरोना के बावजूद, किसान आंदोलन के बावजूद, सबसे पहले तो अगर मैं हांसी शहर का जिक्र करता हूं, तो हांसी शहर में हमने स्ट्रॉम वाटर डलवा के, जहां 2-2 दिन तक पानी खड़ा रहता था, उस पानी को निकलवाने का काम किया। इसका चश्मदीद गवाह आप खुद हैं कि जहां 2-2 दिन पानी खड़ा रहता था, वहां से पानी निकला है। उसके बाद पूरे शहर को खोदा गया स्ट्रॉम वाटर के लिए, सारे शहर के लिए नई सड़कों के लिए हम पैसा लेकर के आए, जिसमें 3 सड़कें मुख्य रूप से बन भी चुकी हैं, बीएनआर ने बनाई हैं, और बाकी सारी सड़कें पाइपलाइन में हैं, टेंडर हो चुके हैं। जैसे ही आदमपुर इलेक्शन खत्म होएगा वो काम शुरू हो जाएगा, पूरे शहर की नई सड़कें बनेंगी। चेयरमैन की कार्यशैली से आप प्रसन्न हैं सर? देखिए, चेयरमैन को अभी तो जुम्मा 2 महीने हुए हैं, अभी उसकी कार्यशैली हम क्या बता सकते हैं। अभी वो टाइम है जब वो काम चल रहा है उनका भी। चलो, हनीमून पीरियड नहीं करें तो एक बार नया नया संभालने में सब कुछ तो नहीं संभाल सकता आदमी। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, अभी मैं उनके ऊपर कोई प्लस माइनस कुछ नहीं कहता। लाइट जलनी बंद होगी यार, अंधेरे में डूबा रहता शहर। चलो, अगर ऐसी बात है तो चेयरमैन साहब को सोचना चाहिए, चेयरमैन साहब को इस तरफ देखना। स्टेशन नहीं बना, रातों रात युद्ध स्तर पर आपका रेस्ट हाउस बन गया। नहीं, रेस्ट हाउस, अब मैं जिक्र कर रहा था उपलब्धियों का, वो आपने रेस्ट हाउस आपने बता दिया है। प्रायोरिटी तो डंपिंग स्टेशन। नहीं, प्रायोरिटी आप सुनिए, प्रायोरिटी डंपिंग स्टेशन की है। हमने 17 एकड़ जमीन अलॉट करवा ली डंपिंग स्टेशन के लिए। वही बात है कि रातों रात में सारे काम नहीं हुआ करते। 17 एकड़ जमीन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से हमने यूएलबी को ट्रांसफर करवा दी, और बहुत जल्दी उसके लिए पैसा आके उसकी 4 दीवारी वगैरह बनके, जो ये हड़ताल पे बैठे हैं सारे मेरे संज्ञान में हैं, यहां से डंपिंग स्टेशन बदल करके वहां ले जा रहे हैं। बहुत जल्दी आपको नजर आएगा कि ये डंपिंग स्टेशन के लिए हमें परमानेंट जगह मिल गई, जहां में सारी जिंदगी में आगे कभी 50 साल में दिक्कत नहीं आएगी। हमारा प्रयास है। अभी हम देख रहे थे पीछे, मैंने गौर से देखा, सेक्रेटेरिएट में बड़ी भीड़ रहती थी, हमारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को कमरे नहीं मिल रहे थे। हमने एक अलग से ऊपर स्टोरी बनवाने का काम किया, जिसका काम चल रहा है, आपके सामने है। इसी तरह से रेस्ट हाउस का आप खुद ही जिक्र कर रहे हैं। हमने पिछली प्लान में मैंने यहां एक ऐसा वाटर वर्क्स बनवाया था जहां पानी दर्शन नहीं होते थे, सारी सारी रात हमारी माताएं बहनें पानी के लिए। तो की बार ये सोचा कि इसकी स्थिति और अच्छी की जाए। जितना वाटर वर्क्स, जितना बड़ा वाटर वर्क्स पिछली प्लान में बनवाया था, इतना ही बड़ा वाटर वर्क्स हमने और मंजूर करवा दिया, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गई। निकट भविष्य में जैसे ही ये चुनाव खत्म होएगा, आचार संहिता खत्म होएगी, इसका टेंडर लगेगा। जितना बड़ा टैंक हमने पिछली प्लान में बनवाया था, इतना बड़ा टैंक हम और बनवाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से मतलब चाहे हम एजुकेशन के मामले में करें, चाहे हेल्थ में, अभी मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, हमारा यहां 50 बेड का अस्पताल है, उन्होंने 100 बेड का अस्पताल मंजूर कर दिया। आज जब 100 बेड का अस्पताल होएगा तो हमारे डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। जो भी और फैसिलिटीज हॉस्पिटल में होनी चाहिए वो सारी फैसिलिटीज हमें मिलेंगी। कैटल्स के लिए कोई विश्राम स्थली बनेगी या इसी तरह लोगों को टक्कर मारते रहेंगे? राजीव जी, मैं बहुत चिंतित हूं। आपकी बिल्कुल बात वाजिब है। इनके लिए जो हमारे बेसहारा पशु हैं, ये केवल हांसी की समस्या नहीं है। हम विधानसभा में भी आवाज उठा चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास भी दिलाया है। हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें विश्वास भी दिलाया है कि इसका कोई ना कोई जल्दी समाधान करेंगे। और जहां तक हम हांसी के प्रयास की बात करते हैं, तो बरसी गेट पे हमने सिर्फ इसीलिए
गौशाला बनाई थी कि ताकि बेसहारा पशुओं से मुक्ति मिल सके। वो नाकाफी नहीं। आज मैं सवेरे भी डिस्कस कर रहा था, अगर हम 2000 पशुओं की और भी बना लेते हैं तो ये इधर उधर से लोग यहां छोड़ जाते हैं, किसी से लड़ाई कर नहीं सकते हम। तो कोई ना कोई इस समस्या का समाधान तो हाई लेवल पे होएगा तो ही इससे बात बनेगी। सर, आप स्टेट वाइज एक प्रॉब्लम की बात कर रहे थे। पहले हांसी में भी हमने देखा कि रात को 12 बजे भी दिल्ली की बस मिल जाया करती थी। अब अगर आप शाम को 7 बजे भी अगर खड़े होते हैं तो बस नहीं मिलती सर। ऐसी कोई समस्या मेरे सामने आई नहीं। अगर सर एक बार जरूर इस बारे में थोड़ा सा बात हाँ जरूर, अगर आप आज एक पहले ये था सर कि मान लो किसी को व्हीकल नहीं मिला है तो वो बस स्टैंड के अंदर वॉशरूम यूज कर सकता था या वॉशरूम बस स्टैंड के अंदर वो विश्राम कर सकते थे। अब मैंने कई जगह देखा है कि 7 बजे के बाद में सभी बस स्टैंड के मेन गेट को ताला लगा दिया जाता है। सवारियां ऐसा है कि सर्दी के मौसम में तो हम बस स्टैंड के आसपास एक रैन बसेरा शुरू करते हैं और वो जल्दी शुरू कर देंगे, ताकि बाकी गर्मियों में कभी ऐसा हमारे संज्ञान में आया नहीं कि लोगों को जरूरत पड़ती हो। अगर लोगों को जरूरत पड़ती है तो उसका हम इंतजाम कर देंगे, ये तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। बाकी रही आपकी बस की बात, ये बात आज ही आप मेरे संज्ञान में ला रहे हैं कि 7 बजे दिल्ली के लिए बस नहीं मिलती। बसें जितनी भी चलती हैं वो हांसी से होके जाती हैं और हम जीएम साहब से कहेंगे कि वो सारी की सारे हांसी बस स्टैंड पे रुके, यहाँ से सवारी लें भी सही और सवारी छोड़े भी सही। जींद रोड पे सड़क बनी बहना साहब, सड़क तो अच्छी बनी, चलो बीएलआर ने बनाई, उसकी स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक है, लेकिन उसकी रोड की हालत आज भी बहुत खराब है, पहले से ज्यादा खराब है। कूड़ा इस पे सड़क पे इतना पड़ा है जितना पूरे शहर का कूड़ा एक तरफ है, उस सड़क के ऊपर इतना कूड़ा है। तो ना तो ठेकेदार ने उसको साफ कराया, ना नगर परिषद करा रही है। एक बार मुआयना करके आप देख लें तो लोग बड़े परेशान हैं। मैं जरूर आपने भी वही है। आपने ये अभी इसके बारे में मैं बताता हूं जो आप कहना चाह रहे हैं, ये मेरे संज्ञान में है। वहां से एक पाइपलाइन, पानी की पाइपलाइन डलनी है। पब्लिक हो गया उनका भी समझौता, आचार संहिता के बाद वो काम शुरू कर देंगे। वो लाइन पूरी तरह से डल जाएगी, उसके बाद दोनों साइड में ब्लॉक का काम होना है, ब्लॉक लगेंगे। काफी जगह पे लग गए, काफी जगह रह गए, तो बहुत जल्दी इसकी सारी तो सड़क पे पड़ा है गाना साहब, वो तो साइड में लग जाएंगे। कोई बात नहीं, कूड़ा उठवाने के लिए मैं आज ही बोल देता हूं, अगर कोई ऐसी बात है तो ये बीएनआर का काम है, बीएनआर कूड़ा उठवाए, क्योंकि सड़क उनने बनाई है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, वो कूड़ा उठवा दें। कूड़ा उठाएगा कौन? बनाते हैं ना, जैसे यहाँ खत्म होगी, अभी सीमेंटेड बना रहे तो एज इट इज छोड़ देते हैं किनारे, उसमें किनारे 2 व्हीलर को बड़ी दिक्कत आती है। स्लोप नहीं बनाते उनके। जैसे कि एक आध सड़क का जिक्र करवा बताओ। अम्बेड उस पे विश्वकर्मा चौक पे है, जींद रोड वाली भी जो बनी है, जींद रोड बनी किनारे हुई है वो जो किनारी होती है ना, महावीर जी मैं बताऊं आपको, अभी ना मैं बताऊं आपको, ये जो बरसी गेट वाली सड़क है ये पूरी नहीं हुई अभी तक। नहीं, बड़सी गेट नहीं सर, जींद रोड वाली जो बन गई, जींद रोड वाली वो विश्वकर्मा विश्वकर्मा चौक चौक पे आके वाली। खत्म हो जाती है, वो किनारी है जी। मैं आपको यही कह रहा हूं, कनेक्टिविटी नहीं है, मैं भी देख के आया हूं, वो काम अभी पूरा नहीं हुआ, ना ही ठेकेदारों की अभी पेमेंट हुई, अभी तो उसमें ब्लॉक भी लगने हैं, सारा काम अधूरा है अभी। जैसे वो मैं समझ गया आपकी बात, उनको मैं कह दूंगा, वो ठीक है, ठीक है। फंडामेंटल सी प्रॉब्लम है, छोटी सी वो जो है ना, सड़क बना के रेत डाल देते हैं उस पर कई ट्रालियां, इस पे इनको बोरी को गिल्ली डालनी चाहिए ताकि रेत ना उड़े। लोगों के दुकानों में रेत जाता है, शरीर के अंदर रेत जाता है, वो रेत उठता ही नहीं है कभी, फिर वो पड़ा ही रहता है। वो दरअसल वो एक प्रावधान तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं हूं, मगर वो होता इसलिए है कि ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा नमी मिले, पानी ज्यादा से ज्यादा नमी दे। अगर बोरियां बिछा देते हैं तो वो तो आधे घंटे बाद सूख जाएंगी, फिर या तो बार बार पानी को डालता नहीं, जितने तो लापरवाह है मैं स्वीकार करता हूं। वो बालू रेत इसीलिए डाल देते हैं कि उसको 2-4-5 घंटे वो बालू रेत गिल्ली रहती है और सड़क को नमी मिलती रहती है। बाकी अगर किसी को अड़ोसियों पड़ोसियों को इससे शिकायत है तो हम उससे डिपार्टमेंट से कहेंगे भाई ये बालू रेत बिछानी बंद करें। सर, महिला कॉलेज और स्टेडियम का तोहफा कब देने जा रहे हैं यहाँ से शहर को, ये भी उपलब्धि में गिनवा दीजिए आने वाली योजना में। महिला कॉलेज हमारे यहाँ है, गवर्नमेंट कॉलेज की कहा था आपने सर, ये तो यहाँ है। मैंने आवाज उठाई थी, मेरा वायदा नहीं था पब्लिक के आगे कि मेरा कोई नहीं, मैंने कहा था, मैंने विधानसभा में आवाज उठाई थी कि हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज लड़कियों का होना चाहिए। स्टेडियम की भी उठाई थी। स्टेडियम हमारा सरकार ने मान भी लिया और बहुत जल्दी हम कोई जगह तलाश रहे हैं। खेल मंत्री भी आए संदीप सिंह कल हिसार में। हाँ बिल्कुल, नहीं वो तो विधानसभा में उन्होंने एश्योर किया है मेरे को कि हम 2 एकड़ में वो
बंद स्टेडियम जिसको कवर्ड स्टेडियम बोलते हैं। नगर परिषद जगह पड़ी है सर, ये समाधा मंदिर वाले साइड काफी किले हैं जी। कितने के नगर परिषद की जगह पड़ी है? नगर परिषद आज तक तो बताई नहीं आपने, कितनी जगह है जी, पीछे पुल की किले हैं जी, 20-25 किले लगभग है जी। नगर परिषद की जगह? और कोई काबिज कर लेगा? क्या क्या कौन क्या कर रहा है वहाँ हाँ, पे? फिलहाल वो कूड़ा डाल रहे हैं जी। कैंप सर बहुत क्या सारे है? कैंप सर सारे जी। कैंप सर 145 लग रही है उसमें। कायम सर पे स्टेडियम नहीं बन पीछे पुल सकता। की खाली करवाने भी गए थे कुब्जा नगर परिषद। कायम सर पे स्टेडियम नहीं बन सकता, वो थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम सर, जो आप है, बोलते उसका आप प्रारूप नहीं बदल सकते। सर, जो आप बोलते हो ना विधानसभा में, उसको अमली जामा पहनाने के लिए पूरा प्रयास करें। ये 3 योजनाएं वो बोलना ही एक प्रयास है। अच्छा, अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वो प्रयास ही तो है। उसको करवाओ, जरूर एक आधा सपना एजेंडा कोई एक और एक आधा कोई आगे के लिए फ्यूचर के लिए कोई बता दो। देखिए, इससे बढ़िया एजेंडा और मैं क्या बताऊं फ्यूचर के लिए। मैं जिला बनाने के लिए प्रयासरत हूं, मैं स्टेडियम बनाने के लिए प्रयासरत हूं। शहर में जो भी कोई कमी जिस चीज की जरूरत है, अभी आपको मैं बताऊं कि हमने 50-55 किले जमीन पुलिस लाइन के लिए ट्रांसफर, 56 किले जमीन ट्रांसफर करवा दी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, पुलिस डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट को चली गई है। तो पुलिस लाइन से याद आ ये गया कि बरवाला एक आदमी बहुत सुंदरीकरण करा देता है, सरकार नहीं करा पाती कई बार, तो थोड़ा सा इनिशिएटिव गवर्नमेंट को भी लेना चाहिए। नहीं, सरकार तो सौंदर्यीकरण एक आदमी के तो बस की बात ही नहीं है। सौंदर्यीकरण 10 लाइटें लगवाने से सौंदर्यीकरण थोड़ी होता है। सरकार को तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ता है। सौंदर्यीकरण तो जब होता है, अगर मैं ये कहूं मैं इस गली में 8 लाइटें लगवा दूं तो उससे सौंदर्यीकरण हो जाएगा, उसको मैं सौंदर्यीकरण नहीं कहता। चलो ठीक है, वो आदमी मदद कर रहा है जहां भी जिसको जरूरत पड़ती है, उसका भी धन्यवाद करता हूं मैं। तो सौंदर्यीकरण का काम तो सरकार का ही है और सरकार ही करवाएगी। सर, अगर ये कर्मचारियों की हड़ताल नहीं खत्म हुई तो फिर ये सरकार अपने लेवल पे क्या करेगी सर? नहीं, सरकार फैसला लेगी जी। आपके मकान से थोड़ा सा आगे भी सर बहुत ढेर लगे हुए हैं सर। आज 28 तारीख है ना, कल 29 तारीख है, कल तक तो कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। 29 तारीख मैं समझता हूं कि डेडलाइन है, तो 29 डेडलाइन दे रखी है ना। कल ही कोई ना कोई फैसला हो जाएगा। सर, 80 हल्के में बेरोजगारी को दूर करने के लिए कोई बड़ी इंडस्ट्रीज या कोई? मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से डिमांड रख रखी है और मैं इसके लिए मैं सेशन में भी आवाज उठाई थी। मैं पर्सनली माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला था कि हमारे पास जमीन है कोई ऐसा इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे पास पहले एक प्रोजेक्ट होता था, इसका हैफर्ड की स्पिनिंग मिल थी, तो ऐसा ही कोई प्रोजेक्ट, ऐसा आप भी सुझाव दें कि क्या प्रोजेक्ट यहां कामयाब हो सकता है, तो हम प्रयास करेंगे कि हमारे यहां कोई ऐसा प्रोजेक्ट आए जिससे हमारे बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल सके। सर, प्रयास ना करो जी, पूरे भी कर दो। आपने पिछले वाले कहे भी आपने प्रयास किए। नहीं, पूरे करेंगे, पूरे करेंगे। अब आने वाले 2 साल में, पहले तो प्रयास थे, अब पूरे करेंगे। एक पुरानी सब्जी मंडी है जो अभी ये परिसर खाली पड़ा है, और शहर में जगह जगह रेडियां लगी हुई है, फास्ट फूड हो गया, फ्रूट्स वगैरह हो गया। अब पीएलए जो हिसार में मार्केट है वहाँ पे रेडियां लगती हैं, आप ऐसा यहाँ पे क्यों नहीं करवा सकते सर? ये जो रोड है, जो पुरानी सब्जी मंडी, इसमें रेडियां लग जाए, जिसमें माल और बड़ा रेडी मुक्त हो जाएगा शहर, जब खाना सड़क तो भी चौड़े हो साथ जाएंगे। उसके साथ ही वो जगह है ना। और अगर नगर परिषद चाहे तो इनसे किराया भी ले सकती है, उनको इनकम भी होगी, अगर 500-1000 रुपए ले सके रेडी के हिसाब से। ठीक है जी, मेरा सुझाव भी है सर। ठीक है, अगर आप आपकी बात में जरूर, सुंदरीकरण आपका जरूर बात में गंदगी बीच से उठ ठीक जाएगी। है, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। त्रिमूर्ति पार्क का मैंने पहले भी जिक्र किया था। इसके पास एक तो शहीदों की मूर्तियां हैं इस पार्क में, और इसी के अंदर इतने शराबी, और इसके पास में नॉन वेज के इतनी रेडियां लगती हैं सर। बुरा हाल हुआ सर, उसका भी थोड़ा सा सुधार करवाओ सर। ठीक है जी।